सरकार बनाने की कोशिश बेमानी हो जाएगी अगर बीजेपी की बैठक में एक भी सांसद अगर कह दे कि नहीं, हमें मोदी नहीं चाहिए। क्योंकि एनडीए की जो मीटिंग हुई जिसमें तय हुआ कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो डिसमिस हो जाएगा अगर बीजेपी के चुने गए 240 सांसदों में से कोई एक कह दे कि हमें मोदी मंजूर नहीं है। आज मोदी को मालूम है कि बीजेपी में मोदी के खिलाफ बगावत और महाविरोध का बादल मंडरा रहा है। इसीलिए जल्दबाजी में मोदी ने एनडीए की मीटिंग बुलाई और यकीन मानिए मोदी के लिए, सत्ता के लिए मोदी जो है ना, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अंदर खाने से जो खबर निकल के आ रही है, सुन के आप चौंक जाएंगे। अंदर खाने से यह खबर निकल के आ रही है कि मोदी जी फिर से चुनाव करा सकते हैं। 2-3 महीने में फिर से लोकसभा चुनाव कराने की प्लानिंग में है मोदी और शाह। बड़ी खबर और दिल दहला देने वाली खबर है, जिस पर बड़ा खुलासा दोस्तों अशोक वानखेड़े जी करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजनीतिक डामाडोल के बीच बड़े ही शांति से, खामोशी से एनडीए सरकार बनाने की पेशकश की गई है। क्या इस खामोशी के पीछे कुछ और है? क्या कुछ बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी है ये? क्या बड़ा भूकंप आने वाला है? देखिए, पहली बार ये शायद हमारे यहाँ परंपरा अलग होती दिखाई दे रही है। और परंपरा अलग कैसी होती दिखाई दे रही है? जनरली जो सत्ता पक्ष होता है, पता है कि भाई एनडीए की सरकार बननी है, मोदी जी को ही बनना है। लेकिन एक परंपरा ये होती है, एक उसको, क्योंकि जो सांसद आते हैं वो सभी इज्जतदार लोग हैं। 240 बीजेपी के सांसद है, सबने मेहनत की, चुनाव जीता है। इस विपरीत परिस्थिति में जब पूरे देश में बीजेपी बुरी तरह से निपट गई, नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड खत्म हो गया, मोदी जी स्वयं 1.5 लाख पे आ गए, ऐसी विपरीत स्थिति में कुछ लोग 8 लाख से, कुछ लोग 7 लाख से, कुछ लोग 4 लाख से जीत के भी आ गए, तो सबकी अपनी की इज्जत है। उसके बाद वो लोग इकट्ठा होते हैं, उनमें से नरेंद्र मोदी नेता चुने जाते हैं, फिर उन्हें सरकार बनाने का अधिकार दिया जाता, फिर वो एनडीए के गठबंधनों से बात करते, उनसे पत्र लेते। ये प्रोसेस है। ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने एनडीए की पहली घटक दलों की बैठक बुलाई। एनडीए के घटक दलों ने किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी ये पूछने की कि भाई साहब, अभी आपके पार्टी के संसदीय दल ने ही आपको नेता नहीं बनाया है, तो आप किस अधिकार से हमसे बात कर रहे हैं? आप केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन क्या है आपके पास? जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष है, वो एनडीए की बैठक ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वहां अमित शाह भी थे, राजनाथ भी थे। क्यों आप लोग कैसे, मतलब क्या? बाकी तो सब अपने अपने पार्टी से भेजे गए लोग थे एनडीए गठबंधन में। उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने एक पत्र दे दिया। पत्र उस आदमी के लिए दिया जो अभी अपने पार्टी का नेता चुनना बाकी है। अब संसदीय की बैठक कल होने जा रही है या टल रही है, परसों होगी, पता नहीं, और उसमें मोदी जी का नाम तय होगा। क्या मोदी जी को यह डर है कि 240 लोगों की जब बैठक लेंगे तो कोई विरोध के स्वर उठेंगे, सवाल पूछे जाएंगे कि हम 300 से ऊपर थे, 240 पे कैसे आ गए? महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो पानीपत हुआ, जो बुरी तरह स्थिति, पार्टी बुरी तरह से हारी है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन? ये तमाम बातें पूछेंगे। क्या राजस्थान में या गुजरात में पहली बार वो 26 की 26 सीटें गुजरात आप नहीं ले पाए? उससे तो अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश ने किया, 29 के 29 लेके आए। छत्तीसगढ़ ने किया, कांग्रेस को 1 पे लेके आए। तेलंगाना में किया, आपकी 4 थी 8 हो गई। गुजरात में कैसा आप 1 सीट कम कर गए? ये सारी चीजें पूछेंगे और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही किसकी होगी? और यदि आपका ब्रांड खत्म हो गया है, आपकी जवाबदेही खत्म हो गई है, पूरा अयोध्या से लेकर अवध का बेल्ट खत्म हो गया है, मायावती के बैसाखी पे आपको 16 सीट यूपी में मिली है, वो 16 सीट भी कम हो जाती तो यूपी में क्या थे आप? कहीं नहीं थे। तो क्या नया नेतृत्व उभरेगा?
लेकिन इन 240 में कितने लोग ऐसे मर्द हैं जो ये सवाल पूछेंगे? कितने लोग अपने आत्मसम्मान के साथ बैठना चाहेंगे 5 साल, जो ये सवाल पूछेंगे? यदि आत्मसम्मान किसी का नहीं हो और मात्र ताली बजाने के लिए यदि आप बैठे हो, तो फिर कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो क्या विरोध के स्वर उठ सकते हैं क्या? क्या कुछ नेता बोल सकते हैं क्या? ये तो कल के मीटिंग में ही तय होगा। और यदि वहां घमासान हो गया तो वो एनडीए की मीटिंग बेनामी होगी, क्योंकि यही नेता तय होना अभी मुश्किल होगा। क्या संघ ने कितने लोगों से बात की है? क्या संघ क्या चाहता है? कई चीजें हैं। सरकार तो बनेगी, सरकार 100% बनेगी। एनडीए के पास बहुमत है और इंडिया गठबंधन के पास ये 2 लोग चले भी गए, जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, तो भी वो 272 का आंकड़ा नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच है, हम तो विपक्ष में रहकर सरकार को कंट्रोल करेंगे। सब अपनी जगह पे है। लेकिन क्या नया नेतृत्व आ गया तो एनडीए की गठन हो जाएगा? राजनाथ सिंह भी बन सकते हैं, शिवराज सिंह भी बन सकते हैं, योगी भी बन सकते हैं, गडकरी भी बन सकते हैं। और फिर उनके पीछे वर्तमान एनडीए गठबंधन रहेगा, कुछ लोग और जुड़ेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो एनडीए गठबंधन में इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं करते। मतलब जो आप कह रहे थे ना कल की जो डर है वो डर बीजेपी को लेकर के नहीं है, वो डर गुजरात लॉबी को लेकर के है। गुजरात लॉबी भी नहीं, गुजरात से भी इसके पहले मोदी और शाह, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने ईडी सीबीआई एजेंसीज का दुरुपयोग कर, जिस हिसाब से ये व्यक्तिगत हमले करते, राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। 545 देशद्रोही नहीं है। अलग अलग विचारधारा के 542 लोग जब बैठते हैं तो वो देश के लिए बैठते हैं, देश हित में बात करने के लिए बैठते हैं। हर एक की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन आते तो देश हित में है। कौन सा ऐसा सांसद है जो कहेगा कि मैं देश का बुरा करने के लिए आया हूं? वो चुनाव लड़के आया है, पूरी ताकत के साथ आया है। चुनाव लड़ना यूं कोई बड़ी बात नहीं है। जो चुनाव लड़ हारे हैं उनको पूछो चुनाव हारने की तकलीफ क्या है। यदि वो चुनाव जीत के आए तो देश हित में आए। हो सकता है कि किसी की विचारधारा आपकी विचारधारा से नहीं मिलती, लेकिन वो गद्दार नहीं। और यदि आप पीछे का इतिहास सबका देखेंगे, जी बताइए, यदि आप इतिहास ही देखना चाहेंगे तो 542 में कितने लोग हैं ऐसे? 42 भी नहीं निकल पाएंगे, सबके रेले निकलेंगे। तो फिर आपने एक नई परंपरा शुरू कर दी। जो भी सत्ता में आएगा वो विपक्ष को, नेताओं को जेल भेजेगा और बोलेगा मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं। किस मुंह से प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं? फिर वो बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी। इसका मतलब भ्रष्ट लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उसको बीजेपी में लाया जाएगा। यही लड़ाई है भ्रष्टाचार की। सवाल उठेंगे जी सर। सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि जो नीतीश कुमार हैं, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने शर्तें तो रखी है ना, क्योंकि यही मौका है कि जो मोदी से राज्य के लिए, पार्टी के लिए हो सकता है मांग लेना होगा। लेकिन अगर मोदी शर्तें पूरी नहीं करते हैं, अगर शर्तें पूरी नहीं की जाती है, तो क्या कोई पलटी मार सकते हैं? सभी पलटी मार सकते हैं, क्यों नहीं मार सकते हैं? हर राज्य में अपने राज्य के लिए काम करते हैं। नीतीश कुमार ने कई बार विशेष दर्जा मांगा है, बीजेपी के साथ भी गए। और यदि चंद्रबाबू नायडू विशेष राज्य का दर्जा ले जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं होगी। मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियो की चर्चा है, मैंने हंस के कहा था कि अरे भाई सब कुछ दे दोगे, इन 2 ही पार्टियां ले जाएगी। और इनका सुनते सुनते मैंने सुना कि चिराग पासवान ने रेलवे मंत्रालय मांग लिया, कोई क्या मंत्रालय मांग रहा है। तो फिर बीजेपी में क्या महिला बाल विकास और टूरिज्म और प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन बचेगा क्या? क्या अमित शाह जी को हम महिला बाल विकास मंत्रालय में देखेंगे क्या? मात्र प्रधानमंत्री पद नहीं, कुछ प्रधानमंत्री पद जिसका होता है उसको फाइनेंस, होम, ये मंत्रालय उनके पास होने चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर उनके पास होने चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से बंदरबाट चल रही है, क्योंकि सबको लगता है कि गवर्नमेंट फंस गई, और जब गवर्नमेंट फंसती है तो बार्गेन करते हैं लोग, और हार्ड बार्गेन करते हैं। मोदी जी तो भी यही करते आ रहे हैं चाहे 10 साल, अमित शाह भी तो यही करते आ रहे हैं 10 साल। एकनाथ शिंदे फंस गए ईडी में, बार्गेन छोड़ो पार्टी। अजित पवार छोड़ गए,
धोखा, चल चाचा को छोड़, मेरे साथ आ जा। आपने तो गन पॉइंट पे ही काम किया ना। जब आपने गन पॉइंट पे काम किया तो फिर लोग भी गन पॉइंट पे काम करेंगे। आदत तो आपने लगवाई, दरवाजा तो आपने खोल दिया। बुढ़िया मर गई इसका डर नहीं, मौत ने घर देख लिया इसका टेंशन है। तो चिंता ये हो रही है, ये सरकार वांगड़े सर, इतनी, ये भी एक ये खबर जो सरकार बार-बार बनेगी, चलेगी। सपोज लोगों ने मंत्रालय भी बांट लिए, मोदी जी सारे मंत्रालय अपने घर से चलाते हैं। कल रेलवे मंत्रालय यदि पासवान को दे दिया तो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन होगा, ये चिराग तय करेगा। पीएमओ ने कर दिया तो क्लैश होगा, बोलेगा मेरा भी मंत्रालय मैं ही, तुम्हारा भी मंत्रालय तुम ही। तो फिर हम क्या यहाँ पे सिर्फ कलम लेके बैठे हैं क्या नाम के लिए? आपके मंत्री होंगे सिर्फ साइन करने के लिए, हमको पार्टी चलानी है, हम मंत्रालय चलाएंगे। क्या इसीलिए कहा जा रहा है कि बार बार कि नरेंद्र मोदी बस 3 महीने के लिए 3 महीने का मेहमान है मोदी जी? देखिए, यदि सरकार बुरी तरह से फंस गई तो मिड टर्म चुनाव भी हो सकते हैं। फिर मोदी जी किसी की सरकार नहीं बनाने दिएंगे, फिर एक बार मिड टर्म चुनाव करवा के देखेंगे अपनी किस्मत आजमा के कि मैं 272 पहुंचता कि नहीं पहुंचता। फिर से चुनाव कराने की कोई भी प्रक्रिया जो है या कोशिश जो है वो की जा सकती सरकार है। गिर जाए तो अल्टरनेट सरकार बनाने वाले लोग है क्या? इंडिया गठबंधन के पास उतना पर्याप्त है क्या? इसी बीच में अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये अपनी सरकार के 272 करने का प्रयास करेंगे, वो कई राजनीतिक दलों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज होनी है, आने वाले 3-4 महीने बहुत मुश्किल है इस देश के लिए, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन ये दिखता है इनकी 10 साल की जो कार्यकाल रहा, उस 10 साल के कार्यकाल का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ये आगे क्या करेंगे ये दिखता है। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हार है बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का, इस हार से वो सबक लेके आगे नहीं बढ़ने वाले। डेमोक्रेसी सबक क्या लेंगे? इस हार से सबक क्या लेंगे? उनको बदला यदि लेना ये है। 2014 से लेके 24 तक क्या रहा अदिति जी अपने देश में, कितने चुनाव हुए? या तो ये चुनाव में जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, और जब चुनाव में हारते हैं तो 3 महीने के अंदर अपनी सरकार बनाते हैं गारंटी से। यही देखते आ रहे हैं हम। ये इस बार खुद फंस गए। इन्होंने कभी अल्पमत की सरकार नहीं, इनको कई फ्रंट पे खेलना पड़ रहा है। मजबूरी का फायदा उठाते हुए एनडीए गठबंधन ने डिमांड तेज कर दी है। दूसरी तरफ लगातार इंडिया गठबंधन की खामोशी इनके लिए बहुत तकलीफ वाली हो गई है। ये सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं कर रहे? ये भी क्या किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तीसरी बार बीजेपी में अनरेस्ट है, चौथी बार संघ नाराज है। बीजेपी में अनरेस्ट, संघ नाराज, ये वो तमाही नहीं थी, कभी केयर ही नहीं करी उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि हम 300 पार आ जाएंगे, सवाल ही नहीं उठता, सब नीचे मुंडी करके काम करेंगे। अब जब फंसता है मामला तभी सवाल उठते हैं। शेर जब बूढ़ा होता है तो उसी के बच्चे उसको फाड़ के खाते हैं। ये जंगल राज है, और राजनीति जंगल से कम नहीं। और उस राजनीति हिसाब में से जंगल देखा राज जाए के ही तो कानून बीजेपी चलते हैं। जी आज आडवाणी जी की क्या जलवा था मैंने देखा आंखों से। ये जो लोग तमाम जिन्होंने आडवाणी जी को घर भेजा है, इनकी औकात नहीं थी कि आडवाणी जी के सामने सोफा सेट पे बैठ जाए, चेयर पे हाथ बांध के खड़े होते थे। आडवाणी जी थोड़े कमजोर क्या हो गए? आपने फाड़ के खा गए। जो आपने लोगों के साथ किया, लोग आपके साथ करेंगे। तो वानखेड़े जी, उस हिसाब से तो बीजेपी के पास ये भी एक ऑप्शन है कि, या शायद एक ही ऑप्शन है अगर वो चुनाव कराने पर नहीं जाते, कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। वही आखिरी मौका बचता है बीजेपी को बचाने के लिए। यही मैंने कहा कि संसदीय बोर्ड की मीटिंग क्या करती है, कितने मर्द उसमें निकलते हैं, या बीजेपी के इतने बुरे परफॉर्मेंस पे कोई आवाज भी नहीं उठाएगा तो इसके मायने क्या है? तो बीजेपी तो समाप्त हो गई। फिर मोदी जी ने सही कहा कि पार्टी कहां है, मैं किस पार्टी का नेता चुनूं, मैं ही पार्टी हूं। जब मैं ही पार्टी हूं ये हो जाता है तो मैंने अपने आप को चुन लिया और एनडीए की मीटिंग बुलवा ली।
ये साबित होगा कि मोदी जी ही पार्टी है। पार्टी में बाकी 246 डेड बॉडीज है। कि इसीलिए कहीं बगावत की सूर जो है वो ना उठे, वो आग ना जले, इसीलिए क्या आनन फानन में ये एनडीए का बैठक बुलाया गया? इसीलिए कि मुझे एनडीए ने एंडोर्स कर दिया, आप अब मुझे नेता मानो कि है हमारे साथ सब है, हमारे फिर पास बहुमत है, ताकि जहां जहां वो बुरा आवाजें ना प्रदर्शन हो गया है, जब वहां से फडणवीस को बुलाया गया है, यहाँ से योगी को बुलाया गया है, चौधरी जो अध्यक्ष है यूपी के उनको ऑलरेडी बुलाया गया था। सबसे रिपोर्ट तैयार की गई है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके हमारे वजह से हारे, मोदी की वजह से नहीं। लेकिन गारंटी तो मोदी की चली थी, चेहरा तो मोदी का था। मोदी जी ने तो बोला नहीं कि एनडीए की सरकार बनाओ, मोदी जी तो मोदी जी की सरकार और मोदी जी की गारंटी बोल रहे थे। और जब मोदी जी की 545 गारंटी सीटों पे पर मोदी चुनाव जब लड़ मोदी रहे जी थे। के गारंटी पे बीजेपी सिंगल डिजिट पे आ गई महाराष्ट्र में, उसमें फडणवीस क्या करेंगे? फडणवीस को फोन किया, इस्तीफा दे दे, तो बोला हाँ ठीक है मैं देता हूं साहब। लेकिन वहां यूपी में फडणवीस मिल नहीं रहा इनको, जो अपने सर पे ले। यूपी वाले कहते कि भाई हमारे थोड़ी है, सब तुम्हारे क्या, मुझे टिकट तुमने बांटे, सब तुमने किया, प्रचार कैसा होगा ये तुम तय कर रहे थे, सब कुछ तुमने किया, मोदी की गारंटी थी। अब वो फेल हो गई तो उसमें हम काहे के रिस्पॉन्सिबल? यानी आरएसएस ने जो भविष्यवाणी की थी कि अगर हिंदुत्व और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ोगे तो 2024 में हार सुनिश्चित है, वो भविष्यवाणी कहीं ना कहीं बिल्कुल सच साबित हो वो गई। दिख रहा था, वो हमें दिख रहा था, आपको दिख रहा था। आपके चैनल पे भी हमने कभी नहीं कहा था, हमने कहा था 235 के नीचे आएंगे, ±5 240 आ गए। यानी हमें आज दिख वही रहा था। मोदी कहीं ना कहीं गले का कांटा बन गया है बीजेपी के लिए, जहां ना वो उसे निगल सकते हैं, ना ही उगल सकते हैं। ये तो कल के मीटिंग में तब पता पड़ जाएगा निगल रहे कि उगल रहे। और इतना भी शायद तो तय है ही कि मोदी जी वो फैक्टर है अब बीजेपी के लिए जिसे अगर छांट के काट के हटा दिया जाए तो बीजेपी बढ़िया तरीके से सरकार बना सकती है। बिल्कुल संगठन अपने वापस कलेवर में आ जाएगा। देखिए ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी थी, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, व्यक्ति पूजा से दूर रहने वाली पार्टी थी। अटल जी जैसे, अडवाणी जैसे स्टॉलवर्ड होने के बावजूद भी, कुशाभाऊ ठाकरे के होने के बावजूद भी, आज के जनरेशन में मैं पूछूंगा कुशाभाऊ ठाकरे तो लोग जानेंगे भी, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं किया, उन्होंने संगठन तैयार किया। सुषमा स्वराज, ये सब लोगों ने पार्टी को दिया है। नानाजी देशमुख, इन्होंने पार्टी को दिया है, लेकिन इन्होंने अपनी व्यक्ति पूजा नहीं करवाई। यह तो व्यक्ति पूजा है, अपने को भगवान कहते हैं, कोई कहता नहीं, खुद ही भगवान ने कह दिया अपने आप को, और क्या चाहिए? ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी, बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी। और इसी तर्ज पे उन्होंने एनडीए की बैठक बुला दी। ये बीजेपी के 240 लोगों को बोलना होगा कि सर आप बीजेपी नहीं, हम भी बीजेपी। बोलेगा कौन? मैं तो उस मर्द की तलाश में हूं। यानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है संकट में है इस समय, भयानक संकट में है। ये तूफान के पहले की शांति है। जी वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद देश नीति के मंच पर आने के लिए, धन्यवाद। और अपनी बात हमारे साथ सामने रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।